नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा। एक तरफ जहां देश में बीजेपी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर लामबंद है। इसी कड़ी में आज विपक्षी सांसदों ने संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। लेकिन इस बीच खबर ये आई कि संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन आज लोकसभा अध्यक्ष की ओर से आयोजित की जाने वाली शाम की चाय बैठक में कांग्रेस समेत 13 राजनीतिक दल शामिल नहीं होंगे। उधर लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित कर दी गई। जहां लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई, तो वहीं राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को बीजेपी का काम पच नहीं रहा। जब हमारा मजाक उड़ाकर सफल नहीं हुए, तो बादशाही मानसिकता वाले लोगों को की नफरत और बढ़ गई। नफरत से भरे ये लोग झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन हैं और हताशा से भर गए हैं। इतने निराश हैं कि एक ही रास्ता दिख रहा है। खुलकर कह रहे हैं कि मोदी तेरी खबर खुदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी दे रहे हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद से विपक्ष हमलावर है और लगातार मोदी सरकार पर जमकर जुबानी वार किए जा रहे हैं। और जहां बीजेपी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है और उस स्थापना दिवस में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को जमकर एक बार फिर खरी सुनाई, तो वहीं विपक्षी दलों ने आज एक बार फिर संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला और अदानी मामले की जांच के लिए जेपीसी बनाने से सरकार क्यों डर रही है, इस पर सवाल खड़े किए। बीजेपी और विपक्षी दलों में सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और जहां आज बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों ने संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला और अदानी मामले की जांच के लिए जेपीसी बनाने से सरकार क्यों डर रही है, इस पर सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर आज अपने संबोधन में कहीं ना कहीं विपक्ष की तुलना राक्षसों से की और बोले कि हताश लोग बोल रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष की ओर से आज शाम को आयोजित किए जाने वाले शाम की चाय कार्यक्रम से 13 राजनीतिक दल अपने आप को अलग रखेंगे और लोकसभा स्पीकर के इस कार्यक्रम में शामिल
नहीं होंगे। हालांकि लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है, जबकि राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित रहेगी। मगर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तल्खी लगातार अदानी के मामले को लेकर बढ़ती जा रही है। से उनकी पावर से, और बीजेपी पार्टी भी इंस्पायर्ड हो रही है लॉर्ड हनुमान से, जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई है, जो लॉ एंड ऑर्डर का है, उससे इंस्पायर। कितने प्रतीकों का इस्तेमाल करेंगे? हनुमान जी को शामिल कर लीजिएगा क्या पार्टी में? मतलब गजब, उनको पर्चा दे दिए कि आ जाओ। अरे साहब, आपके सामने बहुत बड़ी दिक्कत है। शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, भूखमरी है, सरकारें इसके लिए चुनी जाती हैं। मंदिर मस्जिद के साइज से कोई दुनिया का देश नहीं जाना गया है। प्रधानमंत्री जी जितनी जल्दी समझ लीजिए बेहतर है, अन्यथा तत्कालीन लोग तो बड़ी तालियां बजाते हैं, इतिहास ना ताली नहीं बजाएगा, निष्ठुर विश्लेषण करेगा आपके दौर का। Says the opposition had never imagined that Article 370 would be history, and one day, and they cannot digest the BJP work is doing today, and they have become so desperate that they have openly targeted Modi and saying कि Modi तेरी कब्र खुदेगी। Very simply, I am trying to give the reply of all these things. 370, I can't say it is a historical chapter. नहीं रहा है, इसलिए नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है, हताशा से भर गए। इसलिए अब ये लोग इतने हताश, इतने निराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है, और वो खुल करके कहने लगे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी देने लगे। 52 साल समाप्त करके 53 साल में कदम रखा हूं, चाहे असेंबली में हो चाहे पार्लियामेंट में, ऐसा कभी नहीं देखा। मैं 5 साल लोकसभा में भी था अपोजिशन लीडर, ऐसा वक्त कभी नहीं आया। और यहां पर 2 साल से मैं देख रहा हूं कि यहां पर खुद ही रूलिंग पार्टी के लोग ही डिस्टर्ब करते हैं, और इसका उद्देश्य यही है, जो हमने मुद्दे उठाए हैं, खास करके अदानी के इशू पे, सारे 18-19 पार्टियां एक होके एक कॉमन मुद्दा था कि अदानी को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, और अदानी की संपत्ति केवल 2.5 साल में 12 लाख करोड़ कैसी बनी, और सरकार से पैसा लिए, LIC से लिए, बैंकों से लिए, सरकार का पैसा और पब्लिक सेक्टर की संपत्ति उन्होंने खरीदा। यानी पैसा भी सरकार का और संपत्ति भी सरकार की। तो उसको
अमीर बनाते गए 2.5 साल में इतनी बड़ी संपत्ति वाला आदमी देश में या विदेश में कोई नहीं होगा शायद। चलिए इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। अश्विनी शाही साहब बीजेपी प्रवक्ता, भरत सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता और आरबी उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है। उपाध्याय साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सीधे तौर पर विपक्ष की न सिर्फ आलोचना की बल्कि कई सियासी हमले भी किए, कैसे देखते हैं आप 2024 के चुनावों के मद्देनजर इसे? विपक्ष में ये तनातनी कोई नई नहीं है। आप देखेंगे संसद नहीं चल रही, संसद में गतिरोध है, सड़क पर गतिरोध है, और राजनीति न करें राजनेता या राजनीतिक दल, ये भी गले नहीं करता है। सत्ता पक्ष अपनी राजनीति करेगा, विपक्ष अपनी राजनीति करेगा, और करनी भी चाहिए। अब बात आती है, माननीय प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि भी मेरी कब्र खोद रहे हैं, झूठ पर झूठ बोल, नफरत भरे लोग हैं, तो ये फैसला कौन करेगा? हु विल डिसाइड? संवैधानिक संस्थाएं इस देश के अंदर हैं। हेलो जी, लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस वकालत कर रहा है, यानी इसको लगता है कि प्रेस की आजादी पर हमला है। तभी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस जरूरी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि स्वतंत्र प्रेस जरूरी है, इसको अगर कब्र खोदना कहते हैं जी, तो फिर वो दर्शकों को डिसाइड करना पड़ेगा। जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, वो फैसला लेंगे कि वाकई में माननीय प्रधानमंत्री अब कब्र कौन खोद रहा है। किरण कहते हैं कि देशद्रोही है, वकील देशद्रोही है, विपक्ष सारा देशद्रोही है। प्रश्न तो उठाएंगे, जुडिशरी में जो लोग रहे वो देशद्रोही कैसे हो गए? यानी या तो आपकी हाँ में हाँ करे, मीडिया भी हाँ करे, जुडिशरी भी हाँ करे, अन्यथा आपको ऐसा लगेगा कि भी आप मेरी खिलाफत करके कब्र खोद रहे हैं। परिभाषा सबकी हो सकती है। जैसा कहते हैं, एक रामचरितमानस में एक चौपाई भी है, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देश की चिंता थी। तो मन के अंदर, मेरे अंदर जो भावना है, मुझे वैसा ही सब कुछ दिखेगा। अन्यथा वो नाम लेके बताएं कि कौन ऐसा व्यक्ति है। अभी प्रशांत भूषण ने भी कहा था और इस व्यक्ति ने कहा था, बताएं कि कौन उनको अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है या कौन उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, नाम बताएं। कौन ऐसे व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दायर करें कि ये ऐसे व्यक्ति हैं, देशद्रोह कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वो संवैधानिक दायरा है, संवैधानिक संस्थाएं हैं इस देश के अंदर जो देश को चलाती हैं जी, और अपना काम करती हैं। संवैधानिक संस्थाओं का उत्तरदायित्व होता है। तो ये राजनीति है। 2024 से पहले बहुत सारे समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, लेकिन विडंबना देखिए लोकतंत्र की कि संसद नहीं चल रही है। ये बात अलग है। आज जो गतिरोध है
वो जनता के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में फर्क क्या होता है, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं। जब बीजेपी सत्ता में थी तब संसद में शायद अरुण जेटली जी ने कहा था, कई बार संसद न चलने देना भी देश हित होता है। आज अगर विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा तो वो देश हित नहीं है। सत्ता हमेशा कभी व्यक्ति के पास नहीं रहती, सत्ताएं आती जाती रहती हैं, लेकिन पैरामीटर बदल जाते हैं। ठीक है। जब सत्ता पक्ष सत्ता में होता है तब किसानों की चिंता नहीं होती, तब संविधान की चिंता नहीं होती, तब महंगाई की चिंता नहीं होती, तब बेरोजगारी की चिंता नहीं, यानी सामाजिक सरोकारों को कोई चिंता नहीं होती है। और जैसे ही विपक्ष में आ जाता है बस फिर उसे किसान भी, किसान की समस्याएं, बेरोजगारी क्या क्या आने लगता है, दिखने लगता है। ये हृदय परिवर्तन और या परिस्थिति परिवर्तन क्या कहेंगे, वो दर्शक ही फैसला ले सकते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। भरत सिंह जी, उपाध्याय साहब ने बड़ी बारीकी के साथ तमाम परिस्थितियों के बारे में चर्चा की, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री बार बार हर मंच से अब ये बात कहने लगे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये बात कहने वाले विपक्ष के लोग हताश और निराश हो चुके हैं। आज भी उन्होंने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं तंज कसा कि जब हमारा मजाक उड़ाकर सफल नहीं हुए तो बादशाही मानसिकता वाले लोगों की नफरत और बढ़ गई। स्पष्ट है किसकी तरफ इशारा कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दशकों से हिंसा झेल रहे कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में शांति का सूरज उगेगा, ये उन्होंने सोचा नहीं था। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अगर कहा जाए तो आज कांग्रेस और यूं कह लीजिए कि राहुल गांधी पर भी वो सीधे तौर पर बोल रहे थे। कैसे देखते हैं? उनको बैक में आवाज आ रही है। कम आ रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं विपक्ष पर निशाना तो साधा ही है, लेकिन 2024 की क्या तस्वीर होगी, ये बड़ा सवाल है। भरत सिंह जी, सबसे पहले तो आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर भी यूं कह लीजिए तंज कसा, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर? कैसे सवाल है भरत सिंह जी? हेलो, क्या आवाज आ रही जी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी के पास अब बचा क्या है तंज के सिवा? अब वो तंज ही कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले 9 साल में कोई जनता के लिए काम तो किया नहीं है। अब काम के नाम पे जो है वो विपक्ष के नेताओं के ऊपर, कांग्रेस के हमारे राहुल गांधी जी के ऊपर या सोनिया गांधी जी के ऊपर तंज ही कसेंगे। पहले तो मैं
हमारे मित्र को 2022 के बाद 2044 यानी 44 वर्ष हो गए भाजपा के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे दूं। हम्म। लेकिन ये नहीं मुझे समझ में आया कि 2022 में जो है 42 साल होता है और 2023 में 44 साल होता है। तो जिस पार्टी को यही नहीं पता कि एक साल कहां गायब बीच में हो गया, तो देश की तरक्की और विपक्ष की आवाज और विपक्ष की बातों को कहां समझेगा। इनका देख लीजिएगा, ट्विटर से लेके हर जगह उठा लीजिए आप, तो 2022 में 42 वर्ष हुए थे और आशीष भाई आज जो है 2023 है, तो इसके हिसाब से मुझे लगता है 43वां स्थापना दिवस होना चाहिए था, लेकिन 44वां स्थापना दिवस है। बहुत बहुत बधाई हो। कौन तोड़ रहा दरवाजा ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कितने साल हमें पार्टी बना के हुआ और हमारा जो है आगे का कार्यक्रम क्या करना है। 44, 42, 43 में अटके हैं, उसी तरह से ये देश की जनता को भी अटका के रखे हैं, लटका के रखे और भटका के रखे हैं। प्रधानमंत्री जी एक काम गिना दें कि भाई ये कोई अच्छा काम एक बता दें कि हमने ये किया। अरे भाई आप जो है वो पुराने जो है ट्रेन है, डब्बे पुराने हैं और खाली इंजन नए लगा के और आप कह रहे हो कि पूरी ट्रेन ही हमने नई बना दी। तो ये आपका कार्यक्रम है। तो देश की जनता इस चीज को समझ रही है कि देश के प्रधानमंत्री जी के पास 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक था और उसके पीओके पे हमला, ये सब सारा चीज था, बहुत सारा चीज बताने के लिए, झूठ का पुलिंदा परोसने के लिए था। लेकिन इस 2024 में कोई ऐसा काम नहीं है कि जो बता सके। तो इसलिए वो कहेंगे कि नहीं देखिए विपक्ष जो है मुझ पे हमलावर है, विपक्ष जो है कब्र खोदने की बात करती है। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं आप भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री का कोई कब्र नहीं खोद सकता है, वो किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो। गलती से कोई भी एक व्यक्ति अगर इस तरह से बोला गया था और हमारी पार्टी का बोला था, उसको तुरंत देखिएगा रोक दिया गया कि इस तरह से देश के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे, अब देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, उनके मुंह से क्या क्या निकल जाता है। अब आपको पता ही होगा कि वो साउथ में गए थे तो क्या कहे थे, मैं कहूंगा तो फिर वो सही नहीं लगता है। देश की जनता इतने जो है लोग आपके व्यूअर्स जो है देख रहे हैं, तो उस शब्द को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, हमारे अगर किसी कार्यकर्ता ने, किसी नेता ने अगर उस चीज को कहा तो तुरंत उसको रोका गया, वो विजुअल नहीं चलाया गया। लेकिन कुछ गोदी मीडिया है तो सिर्फ कट करके वो विजुअल चलाती है कि देखिए कब्र खोदने की बात करते हैं, कब्र खोदने की बात करते हैं। ऐसे कब्र खोदने की बात तो भाजपा के कितने नेता कर चुके हैं, कितने अपशब्द कह चुके हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री है, उनके कब्र खोदने की तो बात ही सवाल ही नहीं उठता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन इनके पास कोई विजन उजन नहीं है आशीष जी, ये सिर्फ जो है एक झूठ का पुलिंदा है। देखिए पूरा सत्र, सेशन खत्म हो गया, सत्र खत्म हो गया, करोड़ों रुपया खर्चा होता है एक दिन का और देश की जनता की आवाज उठाने के लिए संसद बना है। अरे विपक्ष का काम क्या होता है आप बताइए मुझे आशीष जी। अरुण जेटली जी के बातों को भूल गए क्या ये? जब अरुण जेटली जी कहते थे विपक्ष का हमेशा काम होता है कि सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहिए और सत्ता पक्ष का काम होता है कि उसका जवाब देना चाहिए। 1959 से लेके आज तक हमने कम से कम दसों जेपीसी का जो है मांग हुआ है तो हमने बिठाया है, अपने व्यक्तियों को भी बिठाया जो है वो गांधी परिवार के बहुत करीबी थे, ऐसे लोगों को भी हमने जेपीसी की मांग हुई तो हमने बिठाया है। लेकिन आज एक मित्र को बचाने के लिए पराकाष्ठा हो गई है, एक मित्र को बचाने के लिए पूरे जो है सत्र को बलि चढ़ा दिया गया, पूरे देश की जनता के पैसों का खिलवाड़ किया गया है। जनता बहुत उम्मीद से जो है सांसद चुन के जो है भेजती है कि चलिए ये जाएंगे तो हमारे क्षेत्र के, हमारे राज्य के विकास की बात करेंगे। लेकिन विकास की बात तो नहीं है, लेकिन पूरे सत्र में विनाश की बात हुई है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो पूरा देश की जनता का जो पैसा मार लिया है, अगर उसके ऊपर अगर जेपीसी की मांग कर रही है विपक्ष तो उसको सत्ता पक्ष नहीं मानेगा, क्योंकि ये रिश्ता कुछ कहलाता है और दाल में कुछ काला है। क्योंकि अदानी तो एक जो है अदानी तो एक चेहरा है, मोहरा है, उसके पीछे किसी और का चेहरा है। तो अदानी को आगे करके सरकार चाह रही थी कि बचने की कोशिश, लेकिन याद रखिएगा आशीष जी, मैं भाजपा के हमारे मित्र से कहना चाहूंगा कि आप बचेंगे नहीं, आपको जेपीसी की मांग तो मानना ही पड़ेगा और नहीं मानेंगे तो 2024 में
देश की जनता आपको इसका माकूल जवाब देगी। ठीक है अश्विनी शाही साहब, एक दोस्त को बचाने के लिए पूरे 70 की भेंट चढ़ा दी गई। आशीष जी, सर्वप्रथम आप सभी को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। और भरत जी को मैं बताना चाहूंगा 6 अप्रैल 80 को हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी और आज 43 साल पूरे हो गए, 44वां साल शुरू हो गया। तो उसमें मीन मेघ निकालने वाली कोई ऐसी चीज नहीं है, आप गिनती कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। दूसरी बात, आज सत्र की बात हो रही है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है। सत्र में आज भी देखा अंतिम दिन आप लोगों ने कि किस तरीके से माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में सत्र में जब आए और चीजों को कहना शुरू किया। उसके पहले सभी लोग आज वेल में चले गए, काले कपड़ों में सभी लोग दिखाई दे रहे थे। क्या देश के जो ये लोग कहते हैं, इन लोगों के हिसाब से महंगाई मुद्दा नहीं है? तो क्यों नहीं चर्चा किया? इस देश में बेरोजगारी की बात ये लोग करते हैं, जबकि उसका सूचकांक कोई दूसरा बताता है, लेकिन उस पर कभी चर्चा के लिए ये लोग वेल में गए? कभी ये लोग चर्चा करना चाहे? कभी इन लोगों ने सड़कों पर उसके लिए धरना दिया? नहीं दिया। धरना किस लिए दे रहे हैं? वेल में किस लिए जा रहे हैं? पूरा सत्र बाधित किया इस चीज के लिए कि एक छद्म कोई कंपनी है, उसने आरोप लगा दिया और उसके लिए अब जेपीसी की मांग की। भाई, भारत की किसी अगर सेबी ने लगाया होता, भारत की किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने लगाया होता, आरबीआई ने लगाया होता, तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। जेपीसी या जो भी आप कहते मैं हम मान लेते। लेकिन आपको तो भरोसा है विदेशी चीजों पर। आपके नेता विदेश में जाकर झोली फैलाकर भीख मांगते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आप बचाइए, क्यों नहीं आगे आए? जर्मनी से आपके लिए आवाजें उठती हैं, चाइना से आप चंदा ले आते हैं, एमओयू करते हैं, सभी विदेशों से रह गया और नारा देते हैं कि हम लड़े थे, अंग्रेजों से लड़े थे। ये नहीं कहते हैं कि अंग्रेजों का एओए हुम द्वारा बनाई गई पार्टी हमारी, जिसके अध्यक्ष जो है 47-48 तक रहे, जॉर्ज पंचम की मूर्ति जो है 1962 तक लोकसभा के सामने रही, ये नहीं कहते हैं। और आज जो है ये इस तरीके की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही। जो नारा लगा था पवन खेड़ा जी के साथ इस एयरपोर्ट पर, आशीष जी, उसमें ये लोगों की इच्छा है कि मोदी जी ने सबके नाक में नकेल कस दिया है। भ्रष्टाचारी है, मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए ईडी ऑफिस तक चले गए, उसके लिए मार्च किया। जितने भ्रष्टाचारी थे मौसेरे भाई सब इकट्ठा होकर चले गए। मन नहीं भरा तो ये कहां चले गए? सीधा माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाया कि हम नहीं रोक सकते हैं और आपको ये खारिज हो रही है यहाँ से याचिका। आऊंगा भरत सिंह जी, एक बार बात पूरी ठिकाने नहीं आया इन मौसेरे भाइयों का कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम लताड़ लग गई, वापस जाओ। ये कौन सी याचिका है? ये आप लोगों को जांच करने से हम नहीं रोक सकते। जो भ्रष्ट होगा उसकी जांच होगी। आज देश को इतना बेहतर प्रधानमंत्री मिला कि देश के लोग गौरवान्वित हैं कि जितने मौसेरे भाई हैं सबको कम से कम ईडी सीबीआई के द्वारा निकाल तो लाए। और एक नाम मैं कहता हूं कि हमारे भाई भरत जी बैठे हैं, एक नाम बता दें, उसमें एक पार्टी का नाम बता दें कि जो जब कांग्रेस की सरकार थी उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच नहीं चल रही थी, जो आज मेरे भाई एक साथ मिले। एक पार्टी का नाम मैंने पूछा है, नहीं बता सकते हैं। दूसरी बात, मैं 2-3 सवाल के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। राहुल गांधी जी के लिए इतने ये लोग छाती पीट रहे हैं, उसमें बता दे राहुल गांधी जी के साथ न्याय संगत काम, न्याय विरुद्ध काम कोई हुआ हो, न्याय संगत न हुआ हो, न्याय विरुद्ध कोई काम हुआ हो, उसको बता दे। तुलना ना करेंगे, राहुल गांधी जी की चर्चा करेंगे। तीसरी बात, क्या देश में भ्रष्टाचारियों को पकड़ना, देश के विरुद्ध काम करना है, ये बता देंगे। चौथी बात कि एक आदमी हमको दिखा दें जिसका मैच्योरिटी का पैसा एसबीआई और एलआईसी ने न दिया हो, वो ले आकर कर दें, जिसके लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। जी आशीष जी। ठीक है, भरत सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे थे। 2-3 सवाल जो है वो अश्विनी जी ने पूछा है, तो सबका जवाब देता हूँ। पहला, इन्होंने कहा कि सेशन में, सत्र में जो है वो महंगाई पे चर्चा क्यों नहीं करते। आप महंगाई पे आ गए, आपको मतलब पता चल गया कि महंगाई है देश में।
धन्यवाद आपका अश्विनी जी कि आपने स्वीकारा कि इस देश में महंगाई है और कमरतोड़ महंगाई है। वजह तरफ से मैंने ये कहा था। सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए, जब हम महंगाई पे चर्चा कर रहे थे पिछली बार, जब पिछली बार महंगाई पे चर्चा कर रहे थे, तब तो महंगाई पे भागने लगे कि देश में महंगाई नहीं है। जो है फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कांदा जो है प्याज तो महंगा ही नहीं क्योंकि मैं प्याज खाती नहीं हूँ। ये सारे तर्क आपने देने लगे। पेट्रोल तो जो है वो महंगा हुआ ही नहीं है, 100 के पार गया ही नहीं है, डीजल 100 के पार गया ही नहीं है। महंगाई की जीडीपी की ग्रोथ तो हमेशा जो है वो बढ़ी रही है, घट तो रही नहीं है। तो जब महंगाई पे चर्चा करते थे तो आप कहते थे महंगाई नहीं है, और जब आज महंगाई से बड़ी चीज हमको दिखी कि देश की जनता का 20,000 करोड़, आखिर वो सेल कंपनी जो सेल कंपनी बनी है वो किसके नाम की है भाई? इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होगी? किसी विदेशी ने जांच करवाया था तो बोफोर्स पे आप आ गए थे। बोफोर्स का भी जो है इल्जाम लगाने वाला विदेश की कंपनी ने, विदेश का व्यक्ति ने जो है आरोप लगाया था। उसके बाद में बोफोर्स की जो है जांच हुई, जेपीसी बैठी, जांच हुई और उसमें जो गलत था, सही था, आया सामने। उसी तरह से अगर मान लीजिए किसी ने आरोप लगा दिया है तो आप जांच करवा दीजिए ना, कि पूरे विपक्ष को ठेंगे पे मारेंगे आप? अरे भाई करवा दीजिए, आपकी निष्पक्षता है ना, आप पारदर्शी सरकार चला रहे, तो आप उसमें घबरा क्यों रहे हैं? क्योंकि आप सबसे बड़े इस देश में जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है वो अदानी घोटाला हुआ है। आप जेपीसी की मांग करवाइए, आपको उसके छुपे हुए चेहरे का सबसे ताकतवर व्यक्ति का नाम आएगा। जो इस देश में आज की तारीख में सबसे ताकतवर व्यक्ति बैठा है उसका नाम नहीं आया। तो आप मुझे बताइएगा अश्विनी साहिब जी कि भरत जी आप क्या कह रहे थे? आप जेपीसी बैठा के दिखाइए। उसके बाद आपने कहा कि संसद राहुल जी के विषय पे, कि संसद में राहुल जी क्या है? राहुल जी को तो बोलने नहीं किया। न्याय संगत की बात कर रहे हैं, न्याय संगत कहाँ है बताइए मुझे? जिस जज ने उनको जो 2 साल की सजा दी, जिस व्यक्ति ने जो है वो डिफिनेशन का जो है ये किया, फाइल अर्ज किया, वो जाके वहां पे स्टे लगाता है क्योंकि वो जज उनके जो है मन मुताबिक नहीं था कि पता नहीं वो जो है सही जजमेंट देगा कि नहीं देगा। स्टे लगाने के बाद जब अदानी का मुद्दा राहुल जी संसद में उठाते हैं, उसके बाद में जो है वो वापस जाके बोलते नहीं हमें उसे चालू करना है, इसको खोल लीजिए फाइल को। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से फाइल चालू भी करवाते हैं और फाइल बंद भी करवाते हैं। तब ये जो है न्यायपालिका पे सवाल उठता है, देश के संविधान पे सवाल उठता है। आपने कहा कि भाई न्यायपालिका की बात की, तो न्यायपालिका कर्नाटक में भी है। तो 6 करोड़ रुपया जो है घूस लेते हुए जब पकड़े गए, जिनके घर पे मिला है उनको बेल मिलती है, लेकिन संजय राउत और नवाब मलिक जैसे को जो है सिर्फ इल्जाम पे जेल मिलती है। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे वाकया है जिससे कि ये लगता है कि संविधान खतरे में है। और जो भ्रष्टाचार की बात आपने कहा, भ्रष्टाचार सीबीआई और ईडी की बात कर रहे हैं, तो हमारी सरकार के समय जो हमारा सरकार थी तो होती थी, कार्रवाई होती थी। 50% उसका जो है रेशियो था, 50% लोगों के ऊपर होती थी, ये रेशियो था। लेकिन आज 95% के ऊपर है। आप मुझे बताइए अश्विनी जी, आप कहते हैं एक नाम बता दीजिए, आप बताइए हेमंत बिश्वा शर्मा कौन है भाई? फिर उसके बाद में आप मुकुल राय जो आए थे आपकी पार्टी में, सही हो गए थे, अब चले गए। जवाब सुन लीजिए भरत भाई, जवाब सुन लीजिए। ठीक है भरत सिंह जी, जवाब सुन लीजिए क्योंकि उसके बाद मुझे उपाध्याय साहब के पास भी जाना है, वो भी इंतजार कर रहे हैं काफी देर। ठीक है भरत सिंह जी, जवाब सुन लीजिए। पार्टी में जाने के बाद दूध के धुले हो गए। ठीक है, कहेंगे कोर्ट में जाइए। अश्विनी जी, दूध से धुले नहीं हो गए, हम दूध अभी ला कर दिखा रहे हैं, चाय बनाएंगे हम, उसमें चाय पत्ती और चीनी भी मिलाएंगे। लोग नहीं समझेंगे तो हम आपको बताते हैं अच्छी चाय लगेगी आपको। आज मार्च निकला हमारे यहाँ पे संसद में हमारे। ठीक है भरत सिंह जी, आप जवाब सुन लीजिए। खड़गे जी ने निकाला ना मार्च, क्या करे बताइए? संसद में सुनेंगे, जवाब सुन लीजिए। जाए तो जो है आपका कोई जो सुनवाई नहीं है हमारी। अश्विनी जी देखिए 2-3 बातें इन्होंने कहा और उसका जवाब भरत भाई को मैं देता हूं। न्याय संगत की बात की तो इन्होंने सीधा न्यायपालिका पर प्रश्न खड़ा कर दिया कि उनके मन का कोर्ट नहीं था, उनके नहीं था। 2 बातें मैं बताना चाहूंगा। हमारे एजेंडे में राम मंदिर था, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो आज निर्माण हो रहा है, भव्य निर्माण हो रहा है। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या हाथ है? कोई हाथ नहीं है। आज क्या कह रहे हैं, राहुल जी को न्यायपालिका ने सजा दी तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने सजा दिलवा दी। दोहरा चरित्र यहां पर दिखाई दे रहा है।
जब पवन खेड़ा जी के मामले में 2 घंटे में इनको वहां से जमानत मिल जाती है, अंतरिम बेल मिल जाती है, तो ये कहते हैं जयराम रमेश जी टाइगर जिंदा है। यहां पर कहते हैं कि नहीं, न्यायपालिका दोषी है, गलत किया, स्टे ले लिया। अरे भाई, बहुत सी चीज अपने सहूलियत के हिसाब से लोग करते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है कि न्यायपालिका से स्पष्ट न्याय मिला है, आपके हिसाब से नहीं मिला तो गलत है। दूसरी बात, कन्विक्शन रेट की बात आप जहां तक करते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक डेटा आया था कि सिर्फ 5% राजनेताओं पर ये काम किया जा रहा है, बाकी अन्य लोग हैं। और वही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। भरत भाई, ध्यान से पढ़िएगा उसके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है आपके याचिका खारिज करते समय। सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाही पे भी लगाम लगाया है। एक मीडिया को आपने जो है बंद कर दिया था, कोर्ट ने ही बंद किया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया के ऊपर जो है आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। सरकार ने लगाया था ना, क्या कह के लगाया था आप बताइए? सरकार ने ही लगाया था ना। आप जो है वो खारिज कर दिया जो है विपक्ष की मांग को, उसको तो आप बता रहे हैं, लेकिन आपकी तानाशाही को आप नहीं बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी तानाशाही को तो। ठीक है, मैं आऊंगा आप दोनों के पास। उपाध्याय साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। उपाध्याय साहब, बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन जनता की अदालत की अगर बात की जाए, क्या लगता है जनता आने वाले चुनावों में इन मुद्दों को किस नज़रिए से लेगी? क्या आपको लगता है कि अदानी का मामला इतना बड़ा हो चुका है देश में, जिस तरह से पूरा विपक्ष एकजुट होकर सड़कों पर उतरा हुआ है, तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, या महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दों से हटकर सिर्फ अदानी मामले पर फोकस करके विपक्ष को नुकसान ना हो जाए? देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ, अडानी आम जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है। आम जनता अपने मुद्दों पर फोकस रखती है, अपने मुद्दों पर बात चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क। अब बात भ्रष्टाचार की होती है तो भ्रष्टाचार सिर्फ पैसा ही नहीं होता, भ्रष्टाचार और भी कई तरीके से होता है। भ्रष्ट आचरण से भी भ्रष्टाचार होता है जी। अब देखिए कितने तरीके से भरत जी ने भी कह दिया, और हमारे मित्र अश्वनी साई जी ने भी कह दिया। भ्रष्टाचार ये भी है कि मैं अपना वेतन खुद तय कर लूं। किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि एमपी एमएलए अपना वेतन तय खुद कर लें। ये बता दें, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है ये? और वही चाहते हैं सभी। आरटीआई के दायरे में कोई नहीं आएगा, बात भ्रष्टाचार करेंगे, राजनीतिक सुस्ता की बात करेंगे। तो भी आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आना चाहते? जब आरटीआई में दायरे में लाने की बात होगी, सारे राजनीतिक दल एक हो जाएंगे, फिर भी हम नहीं आएंगे, हम चंदे का सोर्स नहीं बताएंगे। और संवैधानिक संस्थाएं कोई आज से नहीं है। संवैधानिक संस्थाएं तब भी थी जब सीबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी थी कि सीबीआई पिंजड़े में बंद तोता है। तब तो कांग्रेस सत्ता में थी, फिर भी कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी। समय ही तो बदला है। उस समय आप सत्ता में थे, आज विपक्ष में। कुछ नहीं बदलता है, सिस्टम अपना काम करता है। आज विदेशी मीडिया पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए या उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, लेकिन अपने हक में अगर कोई किसी अखबार में छप जाएगा तो आप उछल उछल के कहेंगे देखिए ग्लोबल टाइम्स ने छापा है हमारे बारे में। यही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अगर बॉफोर्स के मामले में आती है तो वो अच्छी होती है, अडानी के मामले में आती है तो खराब होती है। इसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, बीबीसी की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। देखिए, हमारे कह देने से न किसी का विश्वास बनता है, न किसी का विश्वास खत्म होता है। यथार्थ जो दिखता है, जनता जो महसूस करती है कि एक प्रधान चुन जाता है, फिर देखिए उसकी 5 साल बाद संपत्ति का आंकलन कर लीजिए और 5 साल पहले का संपत्ति का आंकलन कर लीजिए। और इसीलिए तो मारामारी होती है टिकट के लिए। करोड़ों रुपए में टिकट खरीदे जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं चुनाव जीतने के लिए। क्या जनता सेवा के लिए? जो भी उम्मीदवार टिकट खरीदता है जनता सेवा के लिए टिकट खरीद कर सेवा करेगा। राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है, राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, और सभी पॉलिटिकल पार्टियों में अपराधी किस्म के लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है।
मैं नहीं कह रहा हूं, ये इलेक्शन कमीशन का डाटा है। और फिर राजनीतिक शुद्धता की बात करेंगे, फिर भ्रष्टाचार मुक्ति की बात करेंगे। पहले अपने अंदर का भ्रष्टाचार मुक्त करें, आरटीआई के दायरे में आए, पारदर्शिता लाएं, 4-4 पेंशन मुझे बताएं। जो आदमी सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाएगा उसको बेचारे को एक पेंशन का भी हकदार नहीं है वो, और एमपी एमएलए 5-5 पेंशन ले सकते हैं। क्या ये जायज है? संवैधानिक है? कौन से संविधान में लिखा है? तो ये बहुत अच्छा लगता है, शब्द बहुत अच्छा है। ये भी राजनीतिक शुद्धता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा बेईमानी अगर कहीं है तो राजनीति में है। करोड़ों रुपए कमाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, कहां से आते हैं कोई पूछ नहीं सकता। आरटीआई में भी जवाब नहीं मिलेगा आपको। ये ईमानदारी है इनकी। सभी राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए सब एक हो जाएंगे। कुछ नहीं है, जनता भी देखती है और जनता समझती है, और इसीलिए जनता ज्यादा भाव नहीं देती है। आप अडानी पे हल्ला मचाइए, वो कहते मचाते रहिए भाई, मुझे अडानी से क्या लेना देना है ना। मेरे बच्चों को दवा मिल जाए, मुझे रोजगार मिल जाए, बस वही तो चाहता है भाई। गरीब आदमी चाहता क्या है? उसे 2 जून की रोटी मिल जाए, उसका बच्चे को अच्छी शिक्षा हो जाए, बीमार पड़ जाए थोड़ी दवा मिल जाए, इलाज हो जाए उसका। उसे अडानी से क्या लेना देना है? ठीक है अश्विनी शाही साहब। जी उपाध्याय जी। तो देखिए, अब जनता सारी चीजों को जानती है, और आप देखेंगे जितनी भी कविताएं, कटाक्ष, व्यंग लिखे जाएंगे नेताओं के ऊपर होंगे। ये तो संसद में कहा गया कि भी हमारी विश्वसनीयता खत्म हो रही है। संसद में चिंता जाहिर की गई है कि राजनेताओं की विश्वसनीयता खत्म हो रही है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है, ठीक नहीं है। बात लोकतंत्र की करेंगे। अपने अंदर लोकतंत्र है नहीं, अपने अंदर तानाशाही है, अपनी पार्टी के अंदर तानाशाही है, और हिमाकत करेंगे। मैं समझ रहा हूं जहां आप कह रहे हैं। मैं एक बार जवाब ले लेता हूं अश्विनी जी से। शाही साहब, आप उपाध्याय जी ने जो आपके बारे में कुछ छप जाएगा तो वो अच्छा है, लेकिन वही चीज अगर अदानी के मामले में आ जाएगी तो विश्वसनीयता पे सवाल हैं। उठाए थे, राजीव गांधी जी के तत्कालीन वित्त मंत्री ने उठाए थे, विपक्ष ने नहीं उठाया था। उनके बीपी सिंह उस समय वित्त मंत्री हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात कर रहे थे ना उपाध्याय साहब। तो हिंडनबर्ग तो उस समय पैदा ही नहीं हुआ था। नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ, अभी की अदानी मामले की। हिंडनबर्ग की विश्वसनीयता नहीं है, हम नहीं मानते हैं उसको, क्योंकि उसके खिलाफ ही जांच चल रही है। हमने कौन से उसके रिपोर्ट को मान लिया है? हमने किसी रिपोर्ट को नहीं माना है, उसके कहीं भी नहीं माना है और न मानेंगे, क्योंकि हिंडनबर्ग खुद जो है एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी है वहां अमेरिका में, उसके खिलाफ जांच चल रही है, और हमारे विपक्ष के लोग उसको लेकर जा रहे हैं। मैंने कहा ना, मैंने तो दावे से कह रहा हूं, सवाल से मुकर गए भरत जी, बीच में बोलना शुरू कर दिए। उन्होंने सुना और उसके बाद उसको जब बीच में कोई बोलता है तो कुतर्क करता है, इसलिए बीच में बोलता है। इसलिए मैं कहता हूं भरत जी अच्छे आदमी हैं, जवाब दें। एक आदमी का नाम बताएं जो सामने ले आए। ये इनकी पार्टी राहुल गांधी कोई भी लेकर आए जिसका LIC ने मैच्योरिटी नहीं दिया हो, कहां की बात करते हैं। और मैंने कहा उसको घुमा ले गए। आपका जब लिंक आप भेजिएगा तो ये सुनेंगे, और आप भी सुन लीजिएगा आशीष जी। मैंने कहा कि महंगाई जो ये लोग कहते हैं उस पर चर्चा नहीं करते हैं, बेरोजगारी सेंसेक्स कुछ और बताते हैं, उस पर ये लोग चर्चा नहीं करते हैं। मैंने ये बात कहा और उसको दूसरे तरीके से घुमा कर ले गए। ये लोग सच्चाई से भाग रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आ रहे हैं रेस में जो राजनेता नहीं, उनके खिलाफ कुचक्र हो गया है कांग्रेस में। वो अंदरूनी सर्जिकल स्ट्राइक के शिकार हो गए हैं राहुल जी। रेहान राजीव गांधी वाड्रा नाम तक बदल दिया गया है। आने वाले भविष्य के बारे में सोचें, कौन नेता होगा इनका। राहुल गांधी जी कहां जा रहे हैं, क्योंकि वक्त का मैं जवाब ले लेता हूं भरत सिंह जी से। भरत सिंह जी। हेलो जी। ऐसा है कि कह रहे हैं कि एक भी व्यक्ति को लाइए जिसका पैसा डूब गया है। 30,000 करोड़ डूब गया है जी। 30,000 करोड़ जब डूबा है ना, तो JPC की मांग करवा दीजिए, मतलब हम कर रहे हैं, तो लगा दीजिए। इसके बाद में आप बता दीजिए कितने लोगों का पैसा डूबा है और ये पैसा किसके खाते में गया है। जो झूठी कंपनियां, फर्जी कंपनियां
बना के 20,000 करोड़ डाला गया है ना, तो वो भाजपा के कितने लोगों, कितने मंत्रियों के पास, कितने नेताओं के पास गया है, वो सब खुल जाएगा, पूरा चिटचिट खुलेगा, उसका टेंशन मत लीजिए, और इसको खुलवा के हम रहेंगे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि न्यायपालिका की बात हो, चाहे उपाध्याय जी आप सबसे वरिष्ठ है, मैं आपसे भी पूछना चाह रहा था कि मान लीजिए मैंने कहा कि उपाध्याय जी आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्या ये कोई गलत मैंने पूछ लिया आपसे? तो आप अगर पढ़े लिखे हैं, जानकार व्यक्ति है, तो आप कहेंगे कि ना मैं डॉक्टरी किया हूं या एमबीए किया हूं या ग्रेजुएशन किया हूं, ये तो आपको फक्र होगा बोलने में, बताने में फक्र होगा। शायद मुझे लगता है उपाध्याय जी आप बताएंगे कि बेटा मैं इतना पढ़ाई इंदिरा किया। गांधी कौन से क्लास में पास थी, जरा बता दीजिए भरत जी। अब मैं बीच में बोल रहा हूँ, सुधार कर रहा हूँ। लेकिन इंदिरा गांधी की डिग्री बता दीजिए, लेकिन सोनिया जी की पढ़ाई बता दीजिए भाई, अगर इंटर कोई पास किया हो तो बता दीजिए। बता दीजिए ना, वो भी पूछ रहे हैं, बता दीजिए। अरे भाई रुकिए ना, अश्विनी जी रुकिए ना, मैं ये कहता हमने हूँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया उपाध्याय जी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, माननीय अमित शाह जी ने और अरुण जेटली जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। ये बताएं इंदिरा जी की डिग्री क्या है। अश्विनी जी पूरी बात तो हो जाने दीजिए, अभी तो शुरुआत किया हूँ। उपाध्याय जी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे महाविकास आघाड़ी के उद्धव जी थे, और एक जो जयंत पाटिल जी थे, जिस कॉलेज में पढ़े थे, जब पढ़ाई किए थे, जब उन्हें पता चला कि भाई उद्धव जी मुख्यमंत्री बन गए और जयंत पाटिल जो है फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, तो उनको बुला के सत्कार किया गया कि भाई हमारे जो है कॉलेज से, स्कूल से निकला हुआ बच्चा आज जो है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना, तो उसका सत्कार होता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री किस जो है कॉलेज से ग्रेजुएशन किए, इंदिरा गांधी जी वाली बात को आप कर गए। इंदिरा जी की डिग्री बता दीजिए ना क्या थी, हमारे कॉलेज से किए। ठीक है अश्विनी जी, भरत सिंह जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। उसके बाद अश्विनी जी, भरत सिंह जी, जब ये कोर्ट में, भरत सिंह जी सुन लीजिए, वक्त खत्म हो रहा है, 30 सेकंड में चाहूंगा फाइनल सम अप करें आप। भरत सिंह जी, भरत सिंह जी, उपाध्याय जी रुक जाइए, क्योंकि ऐसे फाइनल कमेंट का भी मौका नहीं मिलेगा किसी को। भरत सिंह जी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट जल्दी से। इतना ही कह रहा हूं कि अगर मैं कोर्ट में जाके ये कहता हूं कि भाई ये व्यक्ति कितना पढ़ा हुआ है, तो कोर्ट हमें जो है जुर्माना ठोकती है। ये तो नया जो है संविधान इस देश में चालू हो गया। हमने तो सुना था कि आप कोर्ट में जाएंगे तो पूछेंगे तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा, लेकिन बोले आपने कैसे पूछ लिया? प्रधानमंत्री के क्वालिफिकेशन के बाद आप कैसे कर सकते हो? अरे क्यों नहीं कर सकते? करेंगे भाई, हमारा अधिकार है। रुक जाइए भरत जी, 10 सेकंड। अश्विनी जी ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। नहीं आशीष जी, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो है अमित शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को डिग्री दिखा दिया था, तो कोर्ट का समय बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।